एक घने जंगल में एक राजकीय शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। एक दिन तालाब में एक जंगली सूअर पानी पीने आया था। उसी समय शेर भी पानी पीने वहां गया था। मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबसे पहले मैं पानी पीऊंगा। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरी प्यास नहीं मिटती। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हो, मैं पहले आया इसलिए मैं पहले पीऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप शक्तिशाली हैं तो मुझे रोक के दिखाएं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मैं जंगल का राजा हूँ। शेर और जंगली सूअर ने लड़ाई शुरू कर दी। पेड़ पे बैठा गिद्ध ये सब कुछ देख रहा था। इन दोनों को देखो, जिस तरह से वे लड़ रहे हैं, उनमें से किसी एक की मौत तो तय है। आज हम स्वादिष्ट भोजन करेंगे। मैं इस जंगल का राजा हूँ और पानी पीने जैसी छोटी वजह से मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे वाह, देखो, उन सभी गिद्धों को हम में से एक को मरने का इंतजार है। हमें गिद्धों का भोजन क्यों बनना है? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? आप सही हैं, झगड़ा रोकते हैं और पानी पीते हैं, फिर अपने रास्ते चलते हैं। इसी में समझदारी है। तुम यहाँ पहले आए हो, तुम पहले पी सकते हो। तुम्हारे पीने के बाद मैं पी लूंगा। दोनों जानवरों ने पानी पिया और अपने तरीके से चले गए। निराश गिद्धों ने एक के बाद एक उड़ान भरी और इंतजार करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अर्थ: सभी को परिस्थिति के अनुसार कार्य और समय के अनुसार समझौता करनी चाहिए। मित्रता का मूल्य। बर्डी एक अकेला बाज था और उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वो पास के एक पेड़ में एक आकर्षक महिला बाज से मिला। उसने उसे प्यार किया और उससे शादी करने की कामना की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओ मेरी प्यारी। तुम एक अकेले पक्षी हो और कोई दोस्त भी नहीं। मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम कुछ दोस्त बनाओगे। पुरुष बाज उन जानवरों की तलाश में उड़ गया जिनके साथ उनकी दोस्ती हो सकती है। रास्ते में वो एक ऑस्ट्रिच, एक कछुआ और एक शेर से मिला। वे सभी उसके दोस्त बनने के लिए तैयार हो गए। बर्डी वापस महिला बाज के पास आया। मैंने 3 नए दोस्त बनाए हैं। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, अब मैं करूंगी। वो अपने नए दोस्तों की उपस्थिति में शादी कर लेते हैं। महीनों बीत गए। जल्द ही उनके बच्चे हुए और इससे उनकी खुशी बढ़ गई। एक दिन जंगल में 2 शिकारी आए। उन्होंने रात को उस पेड़ के नीचे डेरा डाला जिसमें बाज ने घोंसला बनाया था। शिकारियों ने खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाया और सोने चले गए। आग का धुआं पेड़ के ऊपर तक पहुंच गए। इस धुएं में हमारे बच्चों का दम घुट रहा है, कुछ करो। यहाँ रुको, मैं मदद के लिए दोस्तों को बुलाता हूँ। बाज ऑस्ट्रिच के पास जाकर स्थिति बताता है। दोनों वापस घोंसले में उड़ जाते हैं। ऑस्ट्रिच खुद को झील में भिगोता है और आग के ऊपर आकर पंख हिलाता है। ऐसा ऑस्ट्रिच बार बार करता है और पानी के बूंदों से आग बुझ जाती है। यहाँ ठंडा है, आग बुझ गई है, चलो इसे वापस जलाते हैं। उन्होंने आग फिर से जलाई। इसके बीच एक शिकारी पेड़ के ऊपर बाज का घोंसला देखता है। इस बाज का घोंसला देख, चलो बाज पकड़ते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। शिकारी में से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। इससे महिला बाज घबरा जाती है। देखो, शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा है, हमारे बच्चे खतरे में हैं। बाज अपने दोस्त कछुआ के पास जाकर स्थिति बताता है। कछुआ आया और शिकारियों के पास चला गया ताकि उससे शिकारियों का ध्यान भटके। शिकारी में से एक चिल्लाया, वो देखो, एक बड़ा कछुआ जो हमें पक्षियों से अधिक पैसा दिलाएगा। चलो इसे पकड़ लेते हैं। दोनों शिकारी जल्दी से रस्सी का जुगाड़ करते हैं। उन्होंने रस्सी की एक छोर से कछुए को
और दूसरी छोर से अपनी कमर में बांध लिया। लेकिन शिकारियों से कछुआ बहुत ज्यादा मजबूत था। वो शिकारियों को अपने साथ झील में खींच ले गया। शिकारियों ने रस्सी को खोल दिया और डूबने से पहले निकल गए। तब तक बाज ने अपने शेर दोस्त को बुला लिया था। शेर दहाड़ कर शिकारियों के सामने कूद पड़ा। शेर भागो, जान बचाने के लिए भागो। बाज ने अपने सभी दोस्तों को उनके मदद के लिए धन्यवाद दिया। उसे दोस्तों की कीमत का एहसास हुआ और उसकी पत्नी ने क्यों दोस्त बनाने पर जोर दिया वो भी पता चला। अर्थ, एक मित्र क्या होता है वो अंत तक पता नहीं चलता। भाग्य और ज्ञान। एक दिन भाग्य की देवी और ज्ञान की देवी में तर्क होता है अपनी शक्ति को लेकर। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चलो परीक्षा करते हैं। भाग्य और ज्ञान अपनी शक्ति का प्रयोग एक छोटे से गांव के किसान पर अपनाएंगे। पहले भाग्य अपनी शक्ति दिखाने के लिए गई। उसने पूरे गेहूं से भरे खेत को मोतियों से भर दिया। अगले दिन किसान अपना खेत देखकर चौंक गया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। उसी समय राजा भी वहां से गुजर रहा था और वो भी किसान के खेत में मोती उगते हुए देखकर चौंक गया। ओ किसान, पूरी फसल मेरे महल में ले आओ। मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दूंगा और साथ ही साथ मेरी बेटी से शादी भी करवाऊंगा। जहां पन्हा, मैं आपकी इच्छा स्वीकार करने के लिए बहुत खुश नसीब हूँ। राजकुमारी से शादी करने के बाद राजकुमारी किसान के पास बैठी, तब उसे अचानक से एक कहानी याद आ गई, एक दानव की जो लोगों के पास बैठ जाता था और उन्हें खा जाता था। उसने राजकुमारी को दानव समझा और वो उस महल से भाग निकला। राजा गुस्सा हो गए और उनके आदमियों को आदेश दिया कि वो किसान को महल में ले आएं और फांसी पर लटका दे। देखो क्या किए हो बेचारे को। अब मैं उसके दिमाग में घुस के तुमको साबित करूंगी। किसान के दिमाग में ज्ञान का संचार होता है और अचानक किसान सतर्क हो जाता है। जहां पन्हा, किस जुर्म के लिए मुझे फांसी पर लटका रहे हो? बताए जाने पर उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और चतुराई से बहाना बनाया। पिछली रात मैंने एक नदी में डूबते हुए आदमी को मदद के लिए रोते हुए सुना। मैं दौड़कर उसे ही बचाने गया था, क्योंकि सुना है अगर शादी के दिन कोई डूबकर मरता है तो हम दोनों को कभी भी जीवन में खुशी नहीं मिल पाएगी। मैंने जो किया आपकी बेटी के लिए किया। इस बहाने से राजा बहुत प्रभावित हुए। ज्ञान ने आखिरकार साबित कर दिया कि वो भाग्य से भी परे हैं। किसान और राजकुमारी खुशी से रहने लगे। तात्पर्य, ज्ञान भाग्य की सुरक्षा है। ज्ञान भाग्य से जरूरी है। सांड की सलाह। एक किसान के पास एक सच्चा सांड था जो उसे हमेशा खेती करने में मदद करता था। एक दिन एक कीड़ा सांड के पीछे पीछे घूमता है। तुम कितना परिश्रम करते हो। तुम किसान को खेती करने में मदद करते हो। तुम जगह जगह उन्हें बैलगाड़ी में खींच कर लेके जाते हो और उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? बस कुछ घास और चारा। क्या दुर्भाग्य है। प्यारे दोस्त, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं इंसान की सेवा करके खुश हूँ। वो लोग भी मेरी अच्छे से देखभाल करते हैं। इंसान बस तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं कोई इंसान के लिए काम नहीं करता। बदले में मैं उनका खून चूसता हूँ और तुम उनके दास बन के रहते हो।
देखो मुझे, मैं कितना छोटा हूँ, फिर भी खून चूसता हूँ। मैं इंसान का काम करता हूँ क्योंकि वो भी मुझे अच्छे से खिलाता है। वो रोज मेरी देखभाल करता है। वो मुझे रहने के लिए घर देता है, बीमार रहने पर मेरी देखभाल करता है। वो मुझे शाबाशी भी देता है और मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें करता है। वो मेरी अच्छाई की दाद देता है क्योंकि मैं उनके काम सच्चाई से करता हूँ, समझे? तुम जितना करते हो उनके सामने ये बहुत कम है। तुम दिन रात उनके लिए काम करते हो और उसके बदले में वो बस शाबाशी देते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, जबकि मैं तुम्हारे शरीर से बहुत छोटा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बुद्धू हो, खुद पर गर्व मत करो। इंसान तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम मुफ्त का खून चूसते हो। तुम किसी भी तरह उन्हें मदद नहीं करते। तुम बस इंसान के लिए कीड़े हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सांड की सलाह ना सुनकर कीड़ा उड़कर चला गया। एक दिन रोज की तरह कीड़ा किसान पर बैठा खून चूसने के लिए। अरे शैतान कीड़े! खराब कामों का फल हमेशा खराब ही होता है। जल्दबाजी में राजा चित्रसेन फूलदानियों का शौकीन था। उनके महल में रंगों के आधार पर बहुत सारी सुंदर फूलदानियां सजाई गई थीं। उन सब की देखभाल करने के लिए एक लड़का को रखा गया था और उस लड़के को धमकी भी दी गई थी कि अगर फूलदानियों को कुछ हुआ तो दंड मिलेगा। एक दिन जब वो लड़का फूलदानी को साफ कर रहा था, तब एक फूलदानी हाथ से फिसल गई और टूट गई और उसकी आवाज सुनते ही राजा जोर से दौड़कर चले आए। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। तुम्हें इसके लिए दंड मिलेगा। इसे फांसी दे दो। हे जहांपनाह, वो एक दुर्घटना थी। फूलदानी मेरे हाथ से फिसल गई थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी जान बख्श दीजिए। लेकिन राजा ने उस लड़के को माफ नहीं किया। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कुछ भी मांग लो, मैं दूंगा, सिवाय तुम्हारे जीवन के। हे जहांपनाह, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। मैं सारे फूलदानियां दोबारा देखना चाहता हूँ। सैनिकों, मेरे महल में जाओ और एक बार में सारी फूलदानियां लेकर आओ। सैनिक महल में चले गए और सारी फूलदानियां लेकर आ गए। देख लो जितना मन चाहे, क्योंकि दोबारा कभी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उस लड़के ने सारी फूलदानियां तोड़ दी और ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गए। ये तुमने क्या किया? तुमने सारी फूलदानियां तोड़ दी। ओ राजा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने और कितने लोगों की जान बचाई है। ये कैसे हो सकता है? एक फूलदानी टूटने से मुझे मौत मिल रही है। कभी ना कभी ये फूलदानियां भी किसी और से टूटेंगी और उन सबको भी फांसी मिलेगी। इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब बस मैं इकलौता ही मरूंगा। लड़के, मैं तुमसे एक मत हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे तुमको क्षमा करना चाहिए और मैं तुम्हें अपनी सभा का एक सम्माननीय पद दूंगा। तात्पर्य, गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। पढ़े लिखे मूर्ख। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक दिन वो सब एक साथ बैठकर उच्च विद्या के लिए काशी जाने की बात कर रहे थे। तो दोस्तों, कल ही हम काशी के लिए चलते हैं। क्या कहते हो तुम सब? प्यारे दोस्तों, हमें लगता है व्यवहारिक बुद्धि उच्च विद्या से ज्यादा जरूरी होती है। नहीं नहीं, उच्च विद्या ज्यादा जरूरी है। मुझे कोई ब्याज नहीं है उच्च विद्या से, क्योंकि मेरे लिए व्यवहारिक बुद्धि ही ज्यादा मायने रखती है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। 3 दोस्त काशी में उच्च विद्या के लिए निकल पड़े। चौथा दोस्त उन लोगों के साथ नहीं गया। कुछ साल बाद 3 दोस्त गांव में लौटते हैं। उन्होंने अपनी उच्च विद्या का शिक्षण पहले ही ले लिया है। हम जैसे पढ़े लिखों के लिए यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं है। चलो शहर चलते हैं अच्छी नौकरी ढूंढने। हाँ,
तुम सही कहते हो। क्या मैं भी आ सकता हूँ तुम लोगों के साथ? तुम्हें कोई विद्या नहीं है, तुम क्या करोगे शहर जाकर जब तुम में कोई विद्या ही नहीं? उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उतना तो चालाक हूँ कि शहर में जाकर पैसे कमा सकता हूँ। 4 दोस्त शहर के लिए निकल पड़े। देखो दोस्तों, एक मरा हुआ शेर। मैं अपनी विद्या से इसकी हड्डियां एक कर सकता हूँ। मैं इसकी खाल इसकी हड्डियों में पहना सकता हूँ। मैं अपनी विद्या से इसमें जान डाल सकता हूँ। संभल के, शेर सबको खा जाएगा अगर तुमने इसमें जान डाल दी तो। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस हमारे प्रयोग को नाकाम करना चाहते हो। 3 दोस्त अपना प्रयोग शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो, एक बार और सोच लो, वो हम सबको मार डालेगा। राजू को समझ में आ गया कि वो सब नहीं रुकेंगे, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो झाड़ पर चढ़ गया। शेर जिंदा हो गया और तीनों दोस्तों को मार दिया और एक एक करके वो सबको खा गया। ओ नहीं, तुम्हें विद्या से पहले अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए था। एक ही दोस्त जो जिंदा था वो चौथा दोस्त था जिसने अपनी व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल किया। तात्पर्य, विद्या व्यवहारिक बुद्धि के बिना कोई काम की नहीं। चतुर कंगाल। राजा पृथ्वीपाल एक बहुत ही जमकर और उदार राजा थे। उनके दरबार पंडित और ज्ञानी व्यक्तियों के लिए हमेशा खुले रहते थे। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उनके महल में आया। रुक जाओ भिखारी, बताओ कहाँ जाना चाहते हो? मेरे साथ ऐसी बात मत करो, मैं राजा का भाई हूँ, मुझे राजा से मिलने दो। क्या तुम राजा के भाई हो? हमारे राजा का कोई भाई नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें दरबार में भीख मांगने की इजाजत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने राजा को खबर दो कि उनका भाई आया है और उनसे मिलने की मांग कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक राजा को खबर करने चला गया। हे जहांपनाह, महल के बाहर एक भिखारी खड़ा है जो आपके भाई होने की मांग करता है, आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, उन्हें अंदर भेजो। तुम अंदर जाकर राजा से मिल सकते हो। स्वागत है मेरे प्यारे भिखारी भाई, बताओ कैसे हो? ओ राजा, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरे पास 32 नौकर थे, सब एक एक करके छोड़ कर चले गए। मेरे 5 रानियों की भी उम्र हो गई है, अब वो सभी मेरा साथ नहीं दे सकती। इन्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। 50 स्वर्ण मुद्राएं? ये बहुत कम है जहांपनाह। भिखारी भाई, मेरे खजाने में ज्यादा पैसा बचा नहीं है, पूरा खत्म हो गया है, अब बस इतना ही दे सकते हैं। तब जहांपनाह, आप मेरे साथ 7 समुद्र पार क्यों नहीं चलते? कहते हैं वहां का समुद्र तट सोने से बना हुआ है, हम वहीं से खजाना ले आएंगे। लेकिन हम कैसे 7 समुद्र पार करेंगे? क्या आपने मेरे पैरों की जादू नहीं देखी? जब मैं समुद्र में पैर रखता हूँ तब पानी भी सूख जाता है। मंत्री, इन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। जहांपनाह, आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप हमें समझा सकते हैं? ये भिखारी कभी पढ़ा लिखा बड़ा आदमी था जिसकी हालत आज कुछ ठीक नहीं है। एक राजा और एक कंगाल दोनों ही भाग्य के सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। एक दिन आप राजा हैं तो एक दिन आप कंगाल हैं। वो जहां रहते हैं वो उनके शरीर हैं। उनके 32 नौकर उनके दांत हैं, उनकी 5 बीवियां उनके कमजोर अनुभूति है, और उनके पैर रखने से समुद्र सूख जाता है। इससे वो कहना चाहता है कि उनके पैर इस सभा में पड़ने से मुझे अपना खजाना सूख जाने का बहाना बनाना पड़ा। तात्पर्य, एक आदमी की सीख और ज्ञान अपने विपत्तियों में भी झलकते हैं। महान दान। बहुत दूर एक देश में
महान राजा रहता था जो हमेशा गरीब दरिद्रों की मदद करता था। राजा महान दानवीर और दयालु था। उनके राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उनकी एक शादी करने लायक बेटी थी, लेकिन गरीब किसान के पास शादी करवाने लायक पैसे नहीं थे। मुझे राजा के पास जाकर कुछ पैसे मांगने चाहिए अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। अगले दिन राजा से मिलने के लिए किसान रवाना हो जाता है। मैं भूखा और थका हुआ हूँ, छांव में बैठकर रोटी खा लेनी चाहिए जो मेरी बेटी ने मुझे यात्रा के लिए बना कर दी थी। जब किसान खाने बैठता है तब एक भूखा कुत्ता किसान का खाना मांगने आ जाता है। इस कुत्ते को रोटी की जरूरत मुझसे भी ज्यादा है। किसान वापस राजा से मिलने अपनी यात्रा शुरू कर देता है। कुछ देर और यात्रा करने के बाद किसान राजा के महल में पहुंचता है। कौन हो तुम और बताओ क्या चाहते हो मुझसे? हे महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, एक छोटे से गांव से आया हूँ। मुझे मेरी बेटी की शादी करवानी है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए आपके पास मैं मदद मांगने आया हूँ। अच्छा किसान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके पहले तुम प्रतिज्ञा करो कि तुमने अच्छे काम किए हैं। हे राजा, मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूँ? मैं बस एक गरीब किसान हूँ। मैंने बस आते वक्त एक सड़क के कुत्ते को रोटी खिला दी थी। बस यही एक अच्छा काम किया है मैंने महाराज। मुझे तुम्हारे अच्छे काम की परीक्षा करनी होगी। मैं तुम्हारे अच्छे काम को मापना चाहता हूँ धर्म और स्वर्ण मुद्राओं से। किसान, तुमने क्या जादू किया है? इतनी स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी अच्छाई थोड़ी भी कम नहीं हुई है तुम्हारी। ओ राजा, मैं गरीब किसान हूँ, क्या जादू कर सकता हूँ? राजा इस आश्चर्य के बारे में अपने दरबार में प्रस्तुत सभी मंत्रियों से बात करता है। राजा, ये अंतर तो इसके गुणों का है। आप दान करते हैं, इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे जो जरूरी था उसी को उसने दे दिया, जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए था। उस कुत्ते को बचाने के लिए वो अपना जीवन दे रहा था। जरा देखिए उसे, वो अभी भी भूखा है। राजा किसान से इतना खुश था कि उसकी बेटी की शादी का खर्च शाही खजाने के बराबर था। तात्पर्य, बलिदान ही सबसे बड़ा दान है। अच्छे काम करो और अच्छे फल पाओ। सही निर्णय। जंगल के एक तालाब में 2 मेंढक रहते थे। बिना शिकायत किए वो दोनों खेल कूद कर खुशी खुशी रह लेते थे। जैसे समय बीतता गया, गर्मियों का मौसम आया। और अचानक से गर्मी बढ़ती गई और तालाब सूखने लगा। बहन, तालाब तो पूरा ही सूख गया है। अब हमें दूसरा कोई जलाशय ढूंढना पड़ेगा, वरना हम दोनों बिना पानी के मर जाएंगे। तुमने सही कहा। चलो ढूंढते हैं कोई जलाशय जहां हम रह सकते हैं। और आखिरकार तालाब पूरा सूख गया। खुद को बचाने के लिए मेंढक को दूसरा जलाशय ढूंढना ही पड़ा। अब उन्हें रास्ते में एक कुआं मिला। वो दोनों खुशी से कूद पड़े। देखो बहन, हमें पानी से भरा हुआ कुआं मिला। यहाँ हम दोनों खुशी से रह सकते हैं, वो भी बिना कोई परेशानी के। बहन, जल्दबाजी मत करो। याद है, हमें तालाब छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पानी
पानी सूख गया था। अब यहाँ सूख गया तो कैसे निकलेंगे? लेकिन बहन, यहाँ बहुत ज्यादा पानी है। हमें नहीं लगता कि ये कुआं कभी सूखेगा। चलो कुएं में जाते हैं। आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुको, जल्दबाजी में कुछ मत करो। जिस तालाब में रहते थे वो तालाब इस कुएं से कहीं ज्यादा गुना बड़ा था, लेकिन फिर भी सूख गया। तो चलो ये कुआं छोड़ के हम कोई और तालाब ढूंढते हैं। हमें जरूर मिलेगा। नहीं नहीं, हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा। निराश होकर मेंढक वापस तालाब ढूंढने लगे और अंत में उन दोनों को एक बड़ा सा तालाब मिला, जिसे उन दोनों ने खुशी से अपना नया घर बना लिया। कुछ महीनों बाद हे भगवान, 30 मिनट चल के आना पड़ेगा पानी पीने, क्योंकि गांव का कुआं पूरा सूख गया है। धन्यवाद बहन, तुम जो बोली थी उसमें बहुत ज्ञान और सच्चाई थी। अगर उस दिन वहाँ कूद जाते तो मर गए होते। बंदर का न्याय। एक बार दो बिल्लियां एक गांव में रहती थी। उनका नाम मिट्ठू और बिट्टू था। जब भी वो एक दूसरे से मिलती, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगती थीं। हर बार की तरह एक दिन दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लग गईं। इस बार लड़ाई एक पनीर के टुकड़े को लेकर हुई थी। ये मेरा है, मैंने पहले इसको देखा। मिट्ठू ने बोला, मैंने इसे पहले उठाया, ये मेरा है। बिट्टू ने बोला। उन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती रही, पर समस्या का समाधान नहीं हो पाया। एक शातिर बंदर पेड़ की डाल पर बैठकर ये सारा नजारा देख रहा था। वो बोला, देखो, लड़ना बंद करो। पनीर मुझे दे दो, मैं इसे 2 भागों में बांट देता हूँ। मिट्ठू और बिट्टू दोनों इस बात से राजी होकर बंदर को पनीर दे देते हैं। बंदर पनीर को 2 हिस्सों में बांट देता है और दोनों हिस्सों में अंतर देखकर वो बोलता है, मुझे इन दोनों भागों को समान करना होगा। और उसने पनीर के बड़े भाग को उठाया और थोड़ा सा खा लिया। फिर उसने दूसरे भाग को देखा और कहा, अब ये बड़ा लग रहा है। फिर उसने दूसरे हिस्से को थोड़ा सा खा लिया और ये चलता रहा तब तक जब तक पनीर का छोटा टुकड़ा बचा। बंदर बचे हुए टुकड़े को देखकर बोला, ये टुकड़ा तो बंटवारे के लिए बहुत ही छोटा है। इसे तो मैं तुम दोनों के लड़ाई को सुलझाने के इनाम स्वरूप खा लेता हूँ। ये बोलते हुए बंदर मिट्ठू और बिट्टू के सामने ही बाकी बचे टुकड़े को चट कर जाता है। बंदर फिर छलांग लगाकर वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो असहाय होकर अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। आपस में लड़ने से दूसरे इसका फायदा उठाते हैं। एक दिन एक धूर्त गीदड़ जंगल में घूम रहा था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक वो एक कुएं में गिर गया। वो काफी देर तक कुएं से बाहर आने की कोशिश करता रहा, पर वो बाहर नहीं आ पाया। धूर्त गीदड़ मौके का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एक बकरी अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास आई। गीदड़ को कुएं में देखने के बाद बकरी ने सोचा कि गीदड़ जरूर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं में गया है। उसने गीदड़ से आग्रह करते हुए कहा, गीदड़ जी, क्या आप मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे सकते हैं? गीदड़ जवाब देते हुए बोलता है, मेरी बात मानो दोस्त, इस पानी के जैसा स्वादिष्ट और मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया है। अगर तुम्हें भी इसका आनंद उठाना है तो नीचे आकर इसका स्वाद लो। प्यासी बकरी तुरंत कुएं में अपनी प्यास बुझाने के लिए कूद जाती है। पल भर में गीदड़ बकरी के पीठ पर पैर रख के कुएं से बाहर निकल जाता है।
बेवकूफ बकरी को अपनी नासमझी का एहसास होता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो मदद के लिए गीदड़ से गिड़गिड़ाती है, पर वो गीदड़ उससे बोलता है, तुम इतनी बेवकूफ हो कि कूदने से पहले सोचा भी नहीं कि कैसे कुएं से बाहर निकलोगे। बकरी के बारे में बिना सोचे धूर्त गीदड़ वापस जंगल की तरफ चल दिया। कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। एक समय में एक गांव में एक कुत्ता रहता था। रोज सुबह उठकर वह घर के पिछवाड़े जाता और गांव के लोगों द्वारा फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भर लेता था। एक दिन भाग्य से उसे एक बड़ी हड्डी का टुकड़ा हाथ लग गया। फिर क्या था, वह यह हड्डी मुंह में दबाकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल निकला। रास्ते में उसे एक छोटी नदी पर से पुल पार करना था। अचानक उसे अपना प्रतिबिंब उस पानी में दिखाई दिया। कुत्ते को अपना प्रतिबिंब ऐसे साफ दिखाई दिया जैसे वह शीशे में देख रहा हो। उस बुद्धू कुत्ते ने सोचा कि यह कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में उससे भी बड़ी हड्डी है। लालच के कारण कुत्ते ने उस दूसरे कुत्ते से हड्डी लेने में कुछ जल्दी की और अपने प्रतिबिंब पर ही कूद गया। तो बच्चों, कुत्ते को पानी में ना तो हड्डी ही मिली और ना ही दूसरा कुत्ता, और पानी में कूदने के कारण उसके अपने मुंह की हड्डी भी तो पानी में गिर गई थी। और तो और कुत्ते को अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे तैरते हुए पानी के तट पर आना पड़ा। तट पर पहुंचकर कुत्ते ने राहत की सांस ली और उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत दुख हुआ। और तो और उसे अपने खाने की खोज फिर से शुरू करनी पड़ी। बेचारा कुत्ता। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह से सोचना और समझना जरूरी है। बहुत समय पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों की हंसी उड़ाने में बहुत आनंद आता था। एक दिन एक सुंदर सारस जंगल में आया और थोड़े ही समय में जंगल के सारे जानवरों के साथ उसकी बहुत अच्छी मित्रता हो गई। जब लोमड़ी को यह पता चला तो उसे सारस से बहुत जलन हुई। वह उसको नीचा दिखाने की उपाय सोचने लगी। अगले दिन जब सारस अकेला था तो लोमड़ी धीरे से उसके पास पहुंची और बड़ी मधुर आवाज में बोली, नमस्ते मित्र, मैंने जब से तुम्हारे यहाँ जंगल में आने की खबर सुनी है मुझे बहुत खुशी हुई और आपको कल मेरे यहाँ खाने की दावत है। सारस यह सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने सिर झुकाकर कहा, जरूर जरूर, आपकी दावत मुझे स्वीकार है। बस अगले दिन सारस लोमड़ी के घर दावत पर पहुंच गया। जब लोमड़ी ने स्वादिष्ट सूप परोसा तो सारस के मुंह में तो पानी आ गया। पर बेचारा सारस स्वादिष्ट सूप कैसे पीता? सूप तो चपटी तश्तरी में परोसा गया था। उसकी चोंच थी लंबी। चालाक लोमड़ी सारस के सामने बैठकर स्वाद ले लेकर पूरा सूप पी गई। अब सारस गुस्से से लाल हो गया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची और उसने बड़ी नम्रता से लोमड़ी को अपने घर आने की दावत दे डाली। अगले दिन जब लोमड़ी सारस के घर पहुंची तो समझदार सारस ने भोजन एक लंबी गर्दन के बर्तन में परोस दिया। अब बारी सारस की थी। उसने लोमड़ी के सामने बैठकर सारा स्वादिष्ट भोजन चटकारे ले लेकर खाया और लोमड़ी बेचारी मुंह में पानी लिए चुपचाप बैठी देखती रही। अब लोमड़ी की समझ में सारी बात आ गई। जैसी करनी वैसी भरनी। सियार और बगुला। एक दिन एक सियार के हाथ एक अच्छा शिकार लग गया।
गिद्ध के डर के मारे उसने पूरा शिकार निगल लिया। ओहो, दुर्भाग्य से हड्डी उसके गले में अटक गई। ना ही वह हड्डी निगलते बनती और ना ही उगलते। बेचारा सियार, अब तो उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। अब वह थोड़ी सी आशा लेकर बगुले के पास सहायता के लिए पहुंचा। बगुला सियार के चतुर स्वभाव को जानता था, इसलिए उसने सियार को सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। सियार ने बगुले से वादा किया कि वह उसे कोई दुख नहीं पहुंचाएगा और अगर उसने उसकी सहायता की तो वह उसको एक अच्छा इनाम भी देगा। बगुला बहुत दयालु हृदय का था। वह इसलिए सियार की बात मान गया। जैसे ही बगुले ने सियार के गले की हड्डी निकालकर उसे मुक्त किया, सियार भाई तो मुड़े और चल दिए। बगुले ने तुरंत पूछा, मेरा इनाम तो देते जाइए सियार भाई साहब। इनाम? वह तो तुम्हें मिल ही गया। मैंने तुम्हारी जान जो बख्श दी, कहकर सियार मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। धूर्त लोगों की सहायता करके भी उनसे किसी इनाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बुद्धू कौवा। एक तालाब के किनारे एक कौवा रहता था। वहीं पास में एक हंस भी रहता था। हंस तो अपना सारा दिन उस सुंदर तालाब में नहाने में बिताता। कौवा अपने रंग को लेकर बहुत उदास रहता था। उसे हंस की सुंदरता को देखकर बहुत जलन होती थी। एक दिन हंस की सुंदरता को निहारते हुए कौवे ने सोचा, काश मैं भी हंस जैसा सुंदर होता। अब वह सोचने लगा कि हंस इतना सुंदर, इतना सफेद कैसे हो सकता है। शायद इसलिए कि वह हमेशा पानी में ही नहाता रहता है। हंस की तरह सुंदर बनने की इच्छा में कौवे ने दिन भर कई बार स्नान करने की सोची। अब कौवा रोज दिन में कई बार नहाने लगा। हंस और दूसरे पक्षी सोचने लगे कि फिर कौवे को हो क्या गया। कई दिनों तक कई बार स्नान करने के बाद भी कौवे की शक्ल में कोई फर्क नहीं आया। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। अब रोज कई बार नहाते नहाते बेचारा कौवा बीमार पड़ गया और कई इलाज करने के बाद भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। पर उसकी समझ में यह बात तो आ ही गई थी कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही खुश रहना चाहिए। दूसरों के जैसे बनने की बेकार कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बच्चों, उस दिन के बाद कौवा एक प्रसन्न पक्षी था, हमेशा खुश और मन से सुंदर। जो हम हैं उसी को स्वीकार करके खुश रहें। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर एक सारस रहता था। भाग्य से उस बरगद के पेड़ के पास मछलियों से भरा हुआ एक तालाब था। इसलिए सारस बिना मेहनत के रोज पेट भर भोजन खाया करता था। बहुत समय बीत गया। सारस बूढ़ा हो गया। उसने पाया कि अब वह आसानी से मछलियां नहीं पकड़ पा रहा था। अब सारस भूखा रहने लगा और बहुत कमजोर हो गया। अब उसने सोचा, जीने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। अगले दिन वह तालाब के किनारे गया। इस बार सारस ने मछली नहीं पकड़ी, बस बहुत उदास मुंह बनाकर बैठ गया। केकड़ा जो तालाब के पास रहता था, सारस को उदास देखकर बोला, भाई आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? सारस ने बहुत उदास आवाज में कहा, मैंने सुना है गांव वाले तालाब को मिट्टी से भरने की सोच रहे हैं और मैं यह सोचकर बहुत दुखी हूँ कि तालाब की सारी मछलियां मर जाएंगी और मुझे भोजन के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। केकड़े ने
अपने सब मछली साथियों को यह बात बताई। यह सुनकर सब मछलियां चिंता में पड़ गईं और उन्होंने सारस को मदद करने का आग्रह किया। सारस मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसकी युति काम जो आ रही थी। उसने मछलियों से कहा, आप लोगों की सहायता करने का केवल एक ही तरीका है। मैं आप लोगों को इस तालाब से निकालकर पास वाले किसी दूसरे तालाब में छोड़ाऊंगा। यह सुनकर मछलियां तो बहुत खुश हुई। अब सारस रोज तालाब में आता और कुछ मछलियों को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता। अब केकड़े की बारी आई। हर बार की तरह सारस ने केकड़े को चोंच में दबाया और वह उड़ गया। कुछ दूर उड़ने के बाद केकड़े ने सारस से पूछा, साहब, नया तालाब यहाँ से और कितनी दूर है? सारस ने हंसते हुए कहा, मैं मूर्ख थोड़े ही हूँ जो तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने एक पहाड़ी जिस पर मछलियों की सूखी हुई हड्डियां पड़ी थी, उसकी ओर इशारा किया। वो देखो, वहां तुम्हारे सारे मित्र मरे पड़े हैं और अब तुम्हारी बारी है। यह सुनकर केकड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सारस को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने अपने नोकीले नाखूनों से सारस का गला दबा दिया। अब बेचारा सारस आगे न उड़ सका और जमीन पर गिरकर उसने अपना दम तोड़ दिया। केकड़े ने बाकी सब मछलियों को बताया कि किस प्रकार सारस ने सबको ठगा था और यह भी बताया कि उसने किस प्रकार उस धूर्त सारस को मार गिराया। जैसी करनी वैसी भरनी। एक तालाब में 3 बड़ी मछलियां रहती थीं। उनमें बहुत गहरी मित्रता थी, परंतु उनकी सोच में बहुत फर्क था। उनमें से एक मछली बहुत समझदार थी। वह हर कार्य सोच समझ कर करती थी। दूसरी मछली बहुत बुद्धिमान, कार्यकुशल और हमेशा खुश रहती थी। पर तीसरी मछली हमेशा भाग्य पर ही विश्वास रखती थी। एक दिन समझदार मछली ने कुछ मछुआरों को झील के तट पर बातें करते सुना। मछली को उनकी बातें सुनने की उत्सुकता हुई। अब मछली को पता लगा कि मछुआरे अगले दिन मछलियों को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। वह मछली भाग कर गई और उसने मछुआरों की योजना के बारे में अपने सब साथियों को बता दिया। समझदार मछली ने सुझाव दिया, चलो हम सब इस झील को छोड़कर कहीं दूसरी झील में चले जाते हैं। यहीं पास में झील में एक नाला भी है जो हमें दूसरी झील तक ले जा सकता है। वहाँ हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें यह झील छोड़कर जाना चाहिए, बुद्धिमान मछली ने कहा। इससे अच्छा तो हम कोई और उपाय सोचें कि हम अपने आप को कैसे बचाएं जब मछुआरे हमें पकड़ने आए। तीसरी मछली ने सोचा, जो भी भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह उसने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। समझदार मछली कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने तुरंत उस झील को छोड़ दिया। अब सिर्फ 2 मछलियां इस झील में रह गईं। अगले दिन मछुआरों ने झील में जाल फेंका। 2 मछलियां जो झील में छूट गई थी, जाल में फंस गईं। बुद्धिमान मछली ने तुरंत अपने आप को बचाने का उपाय सोच लिया। उसने मरा होने का नाटक किया। मछुआरों ने इस मछली को मरा समझकर जाल में से निकालकर बाहर फेंक दिया। इस तरह मछली धीरे धीरे झील में पहुंच गई और उसने अपनी जान बचाई। तीसरी मछली, जो केवल अपने भाग्य पर विश्वास करती थी, ऊपर नीचे उछलती रही और इस खतरे से बचने का कोई उपाय न सोच पाई। इसलिए उसके भाग्य में तो मरना ही लिखा था। बच्चों, भाग्य के सहारे सब कुछ छोड़ना मूर्खता है। एक समय में एक बूढ़ा शेर एक जंगल में रहता था। वह जंगल का राजा भी था।
जब यह शेर बूढ़ा हो गया तो उसने एक मंत्री रखने का विचार किया। अब राजा ने लोमड़ी को अपना मंत्री बनाने की सोची, क्योंकि वह सब जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है। लोमड़ी बहुत बेमन से शेर की बात मानी। वह राजा की बात टाल भी तो नहीं सकती थी ना। शेर राजा ने अपने मंत्री को उसकी जिम्मेवारी समझाते हुए बताया, मैं तो जंगल का राजा हूँ, इसलिए शिकार करने नहीं जा सकता। इसलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी कि मेरे भोजन के लिए तुम्हें रोज एक जानवर लाना होगा। लोमड़ी के पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपने राजा के लिए भोजन ढूंढने जाना ही पड़ा। रास्ते में उसे एक गधा मिला। गधे को देखते ही लोमड़ी को एक उपाय सूझा। लोमड़ी ने गधे को किसी तरह से शेर महाराज का मंत्री बनने के लिए मना लिया। शेर तो पहले से ही भूखा खाने के इंतजार में बैठा था। जैसे ही उसने गधे को देखा, वह उसको झपटा और उसने उसे मार डाला। चालाक लोमड़ी ने सोचा, मैंने अपनी बुद्धि से गधे को यहाँ तक तो ले आई, इसलिए सबसे अच्छा भोजन मेरे ही हिस्से में आना चाहिए। जैसे ही शेर भोजन खाने बैठा, लोमड़ी बड़े मधुर स्वर में बोली, महाराज, आप बहुत थके हुए लगते हैं। आप भोजन से पहले स्नान कर लें तो भोजन का आनंद दुगना हो जाएगा। शेर ने लोमड़ी की सलाह मानी और वह स्नान करने चला गया। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाया और गधे का दिमाग, जो सबसे अच्छा भोजन था, वह जल्दी जल्दी खा लिया। शेर राजा स्नान करके लौटे, भोजन करने बैठे तो पाया कि गधे का दिमाग तो वहां था ही नहीं। शेर ने प्रश्न भरी नजरों से लोमड़ी की ओर देखा। चालाक लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अगर गधे का दिमाग होता तो वह आपका मंत्री बनना क्यों स्वीकार करता? सोच समझकर कार्य किया जाए तो सदा सफल होता है। एक बड़े घने वृक्ष पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। दोनों ही दूरदर्शी और बहुत मेहनती थे। अब सर्दी का मौसम आया। चिड़ियों ने पहले ही अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बना लिया, इसलिए वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन जब बहुत बारिश हो रही थी, एक बंदर भीगता हुआ वहां आया। वह सर्दी से कांप रहा था। मादा चिड़िया जो बंदर को इस प्रकार कांपते हुए देख रही थी, बहुत उत्सुकता से बंदर से पूछने लगी, बंदर जी, आप इतनी बारिश में इस प्रकार इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते? मेरे पास तो कोई घर नहीं है, मैं तो अलग अलग पेड़ों पर ही रहता हूँ। बंदर ने कांपते हुए उत्तर दिया। अब चिड़िया बंदर को डांटने लगी कि उसने वक्त रहते हुए अपने लिए कोई ठिकाना क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर और भी चिढ़ गया और बोला, मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। पर मादा चिड़िया नहीं मानी। वह बोली, देखो, मेरी तो इतनी छोटी सी चोंच थी, फिर भी मैंने अपने लिए यह घोंसला बना लिया। और एक आप है, आपके पास इतने बड़े बड़े सबल हाथ हैं, पर तुम इतने आलसी हो, तुमने अपने लिए कोई घर बनाया ही नहीं। सच पूछो तो तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर तो बंदर को इतना गुस्सा आया कि उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले को खींचकर नीचे फेंका और टुकड़े टुकड़े। मादा चिड़िया को गुस्सा तो बहुत आया पर दुख भी बहुत हुआ। पर बेचारी छोटी सी चिड़िया इतने बड़े बंदर को क्या कर सकती थी? बस मन मारकर रह गई। बिना पूछे सलाह देने में कोई समझदारी नहीं है। एक सुंदर झील के किनारे एक चूहा, एक कौवा, एक कछुआ और एक हिरन 4 मित्र रहा करते थे। रोज शाम को वह चारों एक पेड़ के नीचे मिलते थे। एक शाम जब हिरन अपने मित्रों से मिलने नहीं आया तो इन मित्रों को फिक्र होने लगी। हिरन आज क्यों नहीं आया होगा? चूहे ने बड़ी फिक्रमंद आवाज में पूछा। मैं जाकर देखकर आता हूँ, कौवे ने तुरंत उत्तर दिया। कौवे ने जंगल में लंबी उड़ान भरी।
अचानक उसने धीमी आवाज में किसी को सहायता के लिए पुकारते हुए सुना। उसने नीचे उतरकर देखा, हिरन जाल में फंस चुका था। सब भागकर जल्दी चलो, हिरन शिकारी के जाल में फंस चुका है। कौवे ने अपने सब साथियों को खबर सुनाई। कछुआ ने चूहे की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम अपने तीखे दांतों से जाल को काट दोगे? हाँ हाँ जरूर, पर मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? असमंजस में पड़े चूहे ने पूछा। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा, कौवा बोला। चूहा कूदकर कौवे की पीठ पर बैठ गया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। चूहे ने अपने तेज दांतों से जल्दी जल्दी जाल को काटा और हिरन को बाहर निकाल लिया। अब तक कछुआ भी वहां पहुंच चुका था। जब चारों मित्र हिरन के छूटने की खुशी मना रहे थे, शिकारी वहां आ गया और इन मित्रों को खुशी मनाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। खतरे का आभास होते ही कौवा तो जल्दी से उड़ गया। चूहा पास ही एक छेद में घुस गया और हिरन छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा। अब कछुआ ही धीरे धीरे चलता हुआ अपने को बचाने के लिए एक झाड़ी के पीछे छिपने के लिए चला गया। चलो, आज रात के भोजन के लिए कछुआ ही काफी है। उसने यह सोचकर कछुए को अपने झोले में डाल लिया। कौवा जो पेड़ से सब कुछ देख रहा था चिल्लाकर बोला, मित्रों, हमारा कछुआ खतरे में फंस गया, हमें उसे बचाना चाहिए। तीनों मित्रों ने यह तय किया कि हिरन शिकारी के रास्ते में खड़े होकर घास खाने का नाटक करेगा। शिकारी तो लालची है, वह अपना थैला जिसमें कछुआ है उसको नीचे रख देगा और चूहा जल्दी से थैला काटकर कछुए को छुड़ा ले। हिरन ने वही किया जैसा उन मित्रों ने सोचा था। योजना के अनुसार सब ठीक ठाक हो गया और कछुआ आजाद हो गया। कछुए को आजाद देख शिकारी ने सोचा, हाय राम, ये कैसा दिन है। पहले मेरे चुंगल से हिरन भाग निकला और अब ये कछुआ। आज रात तो भूखा ही सोना पड़ेगा। बेचारे शिकारी को अब अपने खाली झोले के साथ ही वापस लौटना पड़ा और वे चारों मित्र अपनी मित्रता और अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। तो सच्ची मित्रता वही है जो कठिनाई में काम आए।